हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत अपघटन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ हम कथन पढ़ेंगे, 4 कथन हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें देखना है कि वैद्युत अपघटन के संबंध में वो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। ये कथन में बोला जा रहा है कि दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड्स की ओर तब तक कि वे एक दूसरे को निरस्त न करें। और बी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि धनायन ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तथा ऋणायन धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। सी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जल धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयनों तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित ऑक्सीजन आयनों में विभाजित हो जाता है। और डी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि वह, या यूं कहें विद्युत अपघटन के बारे में बताया जा रहा है कि यह यौगिकों को विद्युत की सहायता से विभाजित करने की प्रक्रिया है स्टूडेंट्स। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, कि दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड्स की हो तब तक कि वे एक दूसरे को निरस्त ना करें। ये जो कथन बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि जो ए कथन जो बोला जा रहा है वो रॉन्ग है, वो गलत है स्टूडेंट्स। जबकि जो बी कथन जो बोला जा रहा है कि धनायन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तथा ऋणायन धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, ये सत्य है। जो सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जल जो है वो धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयनों और ऋणात्मक रूप से आवेशित ऑक्सीजन आयनों में विभाजित हो जाता है, तो ये भी सत्य है। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि यह यौगिकों को विद्युत की सहायता से विभाजित करने की प्रक्रिया है, तो स्टूडेंट्स ये भी कथन क्या है, सत्य है स्टूडेंट्स। तो जो ए ऑप्शन है वो गलत कथन कहा गया है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा विद्युत अपघटन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं स्टूडेंट्स जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा, अगर हम किसी रासायनिक यौगिक में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करके हम क्या करते हैं, उसके जो रासायनिक बंध हैं उन्हें तोड़ दिया जाए या तोड़ा जाता है। यानी कि विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम जल ले लेते हैं H2O, जल की अगर हम बात करें H2O, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो जल होता है स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें, इसे जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताल समुदाय का सदस्य नहीं है स्टूडेंट। तो हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा वो जीव है जो ताल समुदाय के अंतर्गत नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। ए मछली, बी जीवाणु, सी मेंढक और डी कौआ। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी कौआ। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि जो मछली है वो भी जल में रहती है, जीवाणु जो रहते हैं वो भी जल में पाए जाते हैं, मेंढक जो है वो भी एक जलीय प्राणी है एक तरीके से, लेकिन जो कौआ है वो जलीय जीव नहीं है, वो वायुवीय जीव है एक तरीके का, जो कि क्या करता है, ये हवा में उड़ता है, ठीक है ना। कौआ जो है वो हवा में उड़ता है, ठीक है ना। तो इस कारण से देखा जाए तो यहाँ पर जो कौआ है वो ताल समुदाय का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुण धर्मों में से कौन सा एक तत्व के लिए अद्वितीय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चार ऑप्शन में से, ए द्रव्यमान क्रमांक, बी संयोजकता, सी परमाणु संहति और डी परमाणु क्रमांक। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें।
अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, परमाणु क्रमांक, यानी कि जो गुणधर्म है, गुणधर्मों में से जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि कौन सा जो है वो एक तत्व के लिए अद्वितीय है, तो स्टूडेंट्स वो होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान में स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान में सभी तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं स्टूडेंट्स। यानी कोई जैसे सोडियम है N है तो उसका परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम है उसका परमाणु क्रमांक 12 है। तो जो भी तत्व रहते हैं, जितने भी तत्व है, तो उन सबका जो परमाणु क्रमांक रहता है स्टूडेंट्स अलग अलग रहता है। ठीक है, और क्या होता है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है, ठीक है ना, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 मैंने बोला है, और मैग्नीशियम का 11, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो ये क्या करता है, ये एक तत्व को दूसरे तत्व से क्या करता है, अलग रखता है, डिफरेंट रखता है। अब जो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स, वो उस तत्व जो होता है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या पर के बराबर होता है या प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या है, इसकी परमाणु क्रमांक संख्या है। इसी को परमाणु क्रमांक संख्या बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इसकी परमाणु क्रमांक संख्या होती है। यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और ये प्रत्येक परमाणु के लिए स्टूडेंट्स कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंगक एक कोशिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, बी ऑप्शन है रिक्तिका, सी ऑप्शन है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, और डी है लाइसोसोम। तो सही आंसर क्या है, आप इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। यानी कि कोशिका का ये वो सेल ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, जो किसी कोशिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टूडेंट्स। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ये होता है कि ये हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को ये तोड़ता है। ठीक है, तोड़ने का कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उन्हें अहानिकारक पदार्थों में बदलने का कार्य करता है स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पौधे की आयु निम्न की गणना के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वो कौन सी चीज है जिसके आधार पर किसी भी पौधे की आयु की गणना की जा सकती है। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है कागज की मोटाई के आधार पर हम किसी पौधे की आयु निर्धारित कर सकते हैं। बी फ्लोएम, सी जाइलम वलय, और डी संवैनी बंडल। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, जाइलम वलय। तो जाइलम वलय की सहायता से क्या हो सकता है, किसी पौधे की आयु की क्या की जा सकती है स्टूडेंट्स, गणना की जा सकती है, गणना निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो जाइलम वलय हैं ये पौधों के तनों में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो जाइलम बने होते हैं ये पौधों के स्टूडेंट्स तनों में दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती जाती है, तो जाइलम वलय जो होते हैं, ठीक है ना, जाइलम वलय जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कैसे हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इनकी भी जो संख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है कि पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, ए घर्षण को स्थैतिक से कर्षण में बदल लेने के लिए, बी घर्षण को बेलन से स्थिति में बदलने के लिए, सी घर्षण कम करने के लिए, और डी घर्षण बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, घर्षण को कम करने के लिए ही जो पार्क होते हैं, उन पार्क में जो स्लाइड होती है उसको चिकना कर चमकाया जाता है, जिससे कि जो घर्षण है वो कम किया जा सके या कम हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स।
हाँ, 7 क्वेश्चन हमारा कि उर्वरकों के बारे में कहे गए कथनों में से एक कथन है उसे पहचानिए। एक कथन जो है वो गलत है, उसे पहचानना है कि वो कथन कौन सा जो गलत कहा गया है उर्वरकों के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में। ए, वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित होते हैं। बी, वे एन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जैसे पोषकों से समृद्ध होते हैं। सी, वे कारखानों में उत्पादित किए जाते हैं। डी, वे मुख्य रूप से प्रकृति में अकार्बनिक होते हैं। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए, वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित होते हैं। ये जो कथन बोला गया है ये स्टूडेंट्स ये कथन गलत है। बाकी का बी ऑप्शन में जो बोला जा रहा है कि वे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषकों से समृद्ध होते हैं, ये सही है। उर्वरकों के बारे में वे कारखानों में उत्पादित किए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है फर्टिलाइजर के बारे में। और वे मुख्य रूप से प्रकृति में अकार्बनिक होते हैं, ये भी कथन उर्वरकों के बारे में सत्य है। लेकिन ये जो एक कथन बोला जा रहा है कि वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित होते हैं, ये स्टूडेंट्स ये गलत कथन है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पदार्थों का आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उन पदार्थों को अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, उनको अरेंज करना है उस आकर्षण के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ ए ऑप्शन पर है पैराफिन मोम, फिर अल्कोहल, फिर ब्यूटेन और फिर जल है। बी में बताया जा रहा है कि ब्यूटेन, फिर अल्कोहल, फिर जल है, फिर पैराफिन मोम है। सी में बताया जा रहा है कि जल, जल के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद अल्कोहल और अल्कोहल के बाद पैराफिन मोम है। और डी में बताया जा रहा है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद जल, जल के बाद पैराफिन मोम और लास्ट में है ब्यूटेन। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सही आंसर इसका नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पदार्थों का जो आकर्षण के अंतराणविक बल के क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं पदार्थों को, तो उसमें सबसे पहले आएगा जो ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन के बाद अल्कोहल आएगा, अल्कोहल के बाद जल आएगा और जल के बाद पैराफिन मोम आएगा। तो ये जो क्रम बताया गया है ये सही क्रम है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है। यानी जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और जब हम अपना हाथ हिलाते हैं, दायां हाथ हिलाते हैं, तो जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा हाथ हिला रहा होता है, हमें ये देखना है। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि कोई हाथ नहीं हिलाता है, बी दोनों हाथ हिलाता है, सी केवल दायां हाथ हिलाता है और डी केवल बायां हाथ हिलाता है। तो स्टूडेंट्स सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, केवल बायां हाथ हिलाता है। यानी जब आप समतल दर्पण के समक्ष खड़े होते हैं और जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसमें, तो वो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो स्टूडेंट्स केवल बायां हाथ हिलाता है, ठीक है। उसके जो पार्श्व होते हैं, हमारा जो पार्श्व होते हैं, जो वो पार्श्व बदल जाते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारे जो पार्श्व होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि बगीचे के पौधों की जड़ों के आसपास की मृदा अधिक ढीली होनी जरूरी है। इसके लिए मतलब किस चीज़ के लिए, कि अगर कोई बगीचा है उसमें जो पौधे हैं, पौधों की जड़ों के आसपास जो मृदा है वो थोड़ी ढीली होनी जरूरी है या ढीली होनी चाहिए, तो वो किस लिए होनी चाहिए। ए खरपतवार के विकास के लिए, बी जड़ों की अतिरिक्त वृद्धि की जांच के लिए, सी जल प्रतिधारण के कारण और डी मृदा में वायु भरने के लिए। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है डी, मृदा में वायु भरने के लिए स्टूडेंट्स। तो जो बगीचे होते हैं, बगीचों में पौधों की जो जड़ों के आसपास जो मृदा होती है वो ढीली होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ढीली होनी चाहिए, तो वो क्यों होनी चाहिए, ताकि जो मृदा है स्टूडेंट्स, जो मृदा है, मृदा में जो वायु है उसका, वायु का जो है प्रवाह होता रहे, वायु का जो प्रवाह है वो होता रहे। इसीलिए जो बगीचे में जो पौधे हैं, पौधों की जड़ों के आसपास जो मृदा है वो कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ढीली होनी चाहिए, जिससे कि वायु का प्रवाह मिट्टी में होता रहे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है हमारे कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। तो हमें देखना है 4 ऑप्शन में से कि जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है।
ए 120/80 mmHg, बी 100/80 mmHg, सी 80/100 mmHg, डी 80/120 mmHg। तो सही रक्तचाप क्या होता है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए 120/80 mmHg, ये किसी भी मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब अगर इससे अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये मनुष्य का शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इस चीज़ का ध्यान में रखें कि इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए जो ब्लड प्रेशर है। अगर रक्तचाप अधिक होता है स्टूडेंट्स तो उसे हाई यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है, और अगर रक्तचाप कम हो जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये किस कोशिकांग में पाया जाता है। ए नाभिक में पाया जाता है, बी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सी रिक्तिका में पाया जाता है, और डी हरित लवक में पाया जाता है। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें और देखें अगले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स डी हरित लवक। तो जो क्लोरोफिल होता है ये स्टूडेंट्स जो कोशिकांग होता है, जो सेल ऑर्गेनल होता है हरित लवक, उसमें ये पाया जाता है स्टूडेंट्स क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधों की पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, हरी दिखाई देती हैं, हरे रंग की होती हैं। और जो हरित लवक होता है स्टूडेंट्स, ये जो हरित लवक होता है ये केवल पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जो हरित लवक होता है वो एनिमल सेल्स में या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये केवल जो पाया जाता है हरित लवक, ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है कि मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम बताइए। तो उन 2 विटामिनों को हमें देखना है। ए विटामिन ए और फॉलिक अम्ल, बी विटामिन ए और बी, सी विटामिन ए और के, डी विटामिन सी और डी। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। तो मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, इसका सही आंसर है सी विटामिन ए और के। ये मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन हैं, ठीक है ना, विटामिन ए और के। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक इतना कम होता है कि वो हाथ में भी गल जाती है। यानी यही एक ऐसी धातु हमें देखना है इस ऑप्शन में कि जो हाथ में रखें अगर हम उसे, तो वो हाथ के टेम्परेचर पर ही वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। मतलब उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, मतलब हथेली पर ही रखने पर वो गल जाती है। तो उस धातु को देखना है। तो कौन सी है वो धातु, ए गैलियम, बी एल्यूमिनियम, सी पारद और डी आयोडीन। सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए गैलियम। गैलियम वो धातु है इसका गलनांक स्टूडेंट्स कम होता है, इतना कम होता है कि वो हाथ में रखने पर ही क्या हो जाती है, गल जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो जो गैलियम है वो शुद्ध रूप में कैसी होती है स्टूडेंट्स, मुलायम होती है। शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो जो गैलियम होती है वो मुलायम होती है और चमकीली धातु है, ये एक तरीके की चमकीली धातु होती है, ठीक है, मुलायम भी होती है और चमकीली धातु भी होती है। और जिसका जो कहीं अगर हम पिघलाव तापमान की अगर हम बात करें, इसका जो तापमान होता है, पिघलाव वाला जो तापमान होता है वो 21.86 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो पिघलाव तापमान होता है, सॉरी, पिघलाव जो तापमान होता है वो 21.86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर देखा जाए तो ये जो है गैलियम, यह अक्सर साधारण तापमान में पिघल जाता है। मतलब सिंपल अगर साधारण तापमान की अगर हम बात करें, यानी रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो ये साधारण तापमान पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पिघल जाएगा। और इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है अर्धचालक का, सॉरी, जो गैलियम है इसका जो उपयोग किया जाता है वो अर्धचालक के रूप में किया जाता है स्टूडेंट्स, गैलियम का उपयोग। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स,
आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।